नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे हैं मौत के असली आंकड़े। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, अपनी सत्ता वापसी के लिए कमर कस रहे अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी भी होंगे साथ। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता प्रेम मलिक को हिरासत में लेने पर भड़के किसान, रामायण टोल प्लाजा पर लगा दिया जाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीति का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पॉजिटिविटी एक स्टंट, छिपाए जा रहे मौत के असली आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर गुरुवार को निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असली मौत के आंकड़ों को लोगों को छुपा रही है, उनके इसके लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट है ताकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हुई कोरोना मृत्यु के असली आंकड़े छुपाए जा सके। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट के जरिए भी केंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट किया था। दूसरी तरफ प्रियंका ने भी इसी खबर को लेकर ट्वीट कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। इससे पहले राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में प्रशासक मुद्दे को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की परिस्थिति की सूचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, अपनी सत्ता वापसी के लिए कमर कस रहे हैं अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी भी होंगे साथ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक टैगलाइन दी है कि आपदा ही अवसर है। यह लाइन उनके अपने दल भाजपा को भले लाभ ना पहुंचा रही हो, लेकिन विपक्षी दलों के लिए बड़ा अवसर बन रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही सरकार विरोधी लहर से गदगद है। अखिलेश के करीबी एमएलसी संजय लाठर को तो 2022 में राज्य में सरकार बनती दिखाई दे रही है। लाठर कहते हैं कि राज्य के पंचायत चुनावों ने काफी कुछ साबित कर दिया है। सूबे की जनता उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से बहुत नाराज है और इसका फायदा हमें मिलेगा। अखिलेश यादव सूझबूझ के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी से उनका संपर्क लगातार बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने एक करीबी एमएलसी को सौंप दी है। मिल रहे संकेतों से साफ है कि 2022 में अखिलेश यादव पिछली गलतियों को न दोहराने को लेकर संवेदनशील है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक रहा तो वह जयंत चौधरी की रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दल चौकन्ना है। सभी को लग रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ भाजपा संगठन में भी फेरबदल कर सकती है। सपा के एक विधायक को तो यह भी लगता है कि भाजपा को सही चेहरा मिल गया तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्थान पर उत्तराखंड की तरह उसे सीएम बना सकती है। वह तर्क देते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा ही हुआ। उनका कहना है कि भाजपा ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 साल के कामकाज और कोरोना काल में हुई लापरवाही के चलते कर सकती है ताकि जनता की नाराजगी को कम किया जा सके। हालांकि भाजपा खेमा इसे महज कल्पना बताता है। सपा विधायक बताते हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वर्चुअल और फोन के माध्यम से क्षेत्रीय नेताओं के संपर्क बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़कर उनकी तकलीफों को कम करने में हाथ बटा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता प्रेम मलिक को हिरासत में लेने पर भड़के किसान, रामायण टोल प्लाजा पर लगाया जाम। जी हां दोस्तों, किसान नेता प्रेम मलिक को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने से किसान भड़क गए और रामायण टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पाकर दिल्ली पुलिस ने प्रेम मलिक को छोड़ दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोला। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने टोल प्लाजा पर काले झंडे फहराए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पुतले फूंके। बुधवार को सुबह 9 बजे किसानों के पास सूचना आई कि झांसी में समाजसेवी व किसान नेता प्रेम मलिक को दिल्ली में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही किसान रामायण टोल पर एकत्रित होने लगे और सुबह 10:30 बजे हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगने से भारी संख्या में वाहनों की लंबी लंबी कतार हाईवे पर लग गई और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गए। जैसे ही जाम की सूचना दिल्ली पुलिस तक पहुंची तो किसानों के दबाव में आकर प्रेम मलिक को छोड़ना पड़ा। उसके बाद दोपहर 12 बजे किसानों ने रामायण टोल को खोला।
काले झंडे लगाकर व पुतले जलाकर किया प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में 180 दिनों से आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को रामायण टोल प्लाजा पर विरोध दिवस मनाते हुए काले झंडे लगाकर व पुतले जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही धरने पर बुद्ध पूर्णिमा पर्व भी मनाया गया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कुलदीप खरड़ व दशरथ मलिक ने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है, उन्हें किसी भी वर्ग की जरूरत नहीं और सरकार पूरे घमंड में चूर है, इसलिए किसानों से वार्ता करने को तैयार नहीं है। हम भी अपने वादे पर डटे हुए हैं, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसके लिए हमने 2024 तक की तैयारी की हुई है। मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं मुकदमों व जेल जाने से डरने वाला नहीं हूँ। एक किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बुधवार को मैं प्रीतमपुरा अपने घर से टिकरी बॉर्डर के लिए निकला तो मैंने उस समय काला कुर्ता पैजामा, काली पगड़ी पहनी हुई थी। इसके अलावा मैंने काले रंग की गाड़ी ली हुई थी जिस पर काले झंडे लगे हुए थे। जब मुंडका पहुंचा तो वहां पर मुझे हिरासत में लिया। 1.5 घंटे तक पुलिस ने मुझे बंधक बनाए रखा। झाड़ोदा पहुंचा तो वहां पर भी पुलिस ने मुझे रोक लिया। काले झंडे व अपने कपड़ों को बदलने के बाद ही आगे जाने की बात कही। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी व डीसीपी से बात की, उसके बाद मुझे छोड़ा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा मनमाने आदेशों को वापस लिया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में मसौदा नियमन को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह इस मामले में दखल दे और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जनविरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की पारिस्थितिकी सूचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मसौदे के प्रावधान लक्षद्वीप में भू स्वामित्व से संबंधित सुरक्षा कवच को कमजोर करते हैं, कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमन को कमतर करते हैं तथा प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपायों को सीमित करते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक कुछ अल्पकालिक वाणिज्यिक फायदों के लिए लक्षद्वीप में जीविका की सुरक्षा और सतत विकास की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पंचायत नियमन के मसौदे का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 से अधिक बच्चों वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि असामाजिक गतिविधि रोकथाम नियमन, लक्षद्वीप पशु संरक्षण नियमन में बदलाव और शराब की बिक्री पर रोक हटाना लक्षद्वीप के स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आप इसमें दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों को वापस लिया जाए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी कहा है कि प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को रद्द किया जाए। खबरों के मुताबिक मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेता प्रशासक पटेल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने द्वीप समूह में नेताओं के भ्रष्ट चलन को खत्म करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। अब्दुल्ला कुट्टी लक्षद्वीप में भाजपा के प्रभारी भी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया कोरोना काल में जनता की कैसे मदद कर रहे सपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में भी भाजपा भ्रम क्यों फैलाना चाहती है। पूरे प्रदेश में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता नदारद हैं, कहीं कोई राहत कार्य करते नहीं दिखते, जबकि समाजवादी पार्टी संगठन कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में मानवीय कार्य करने में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पीड़ितों और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों की सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंचाते रहें। कहीं कहीं मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी राशन के तहत गरीबों को राहत पैकेट बंटवा रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुराग यादव ने केजीएमयू में मरीजों की समुचित उपचार के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऑक्सीजन, ऑक्सोमीटर, नेबुलाइजर, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मास्क, सैनिटाइजर सहित मेडिकल किट उपलब्ध कराया। मेरठ में जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह, विपिन मनोटिया, संजीव यादव के नेतृत्व में इस सप्ताह एम्बुलेंस रवाना की गई है। समाजवादी रसोइया के माध्यम से महाराजगंज से जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन, रायबरेली में जिलाध्यक्ष ई बीरेंद्र यादव, वाराणसी में जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, एडवोकेट गौरव शर्मा, सत्य प्रकाश सोनकर, आनंद मौर्य, संजय यादव, आगरा में जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, तेजपाल यादव, गौरव यादव, हमीरपुर में जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल, जितेंद्र मिश्रा, लखनऊ में पवन मनोचा के नेतृत्व में मदद हो रही।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता परेशान वैक्सीन और महंगाई से, केंद्र की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जनता इन चीजों से परेशान है, जबकि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने और अपनी झूठी इमेज चमकाने में लगी हुई है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे लोग परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने खाद्य तेलों के दाम पिछले एक दशक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल की कीमतों में औसतन 19 से 52% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ सरकार सोशल मीडिया के लिए नए डिजिटल कानून लेकर आई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए कानूनों के जरिए सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम रही सरकार अब आलोचनाओं से परेशान होकर सोशल मीडिया पर अंकुश चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, वैक्सीन की भारी किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी अटैक ऑन पीएम मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वैक्सीन की भारी किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर एक वीडियो शेयर किया और पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत आज वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहा है। देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। यहाँ चर्चा कर दें कि प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से कोरोना महामारी के कारण हुई लोगों मौतों और वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। ट्विटर पर अपने वीडियो में कांग्रेस महासचिव ने सरकार से सवाल किया है कि भारत सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों देने का काम किया, जबकि दुनिया के दूसरे देशों ने 2020 के मध्य में ही ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। हमारी सरकार ने क्यों जनवरी से मार्च 2021 के बीच 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात करने का काम किया, जबकि उस वक्त तक अपने देश में सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। आगे उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि भारत सरकार को देश की जनता के सवालों के जवाब देने होंगे, हमें उनसे सवाल पूछने होंगे और उन्हें जवाब देना होगा। कोरोना वैक्सीन की कथित तौर पर धीमी गति होने को लेकर बुधवार को भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने आरोप लगाया कि वैक्सीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रचार का साधन बना दिया गया, जिस कारण दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता राष्ट्र भारत आज दूसरे देशों द्वारा किए जा रहे वैक्सीन के दान पर निर्भर है। उन्होंने सरकार से सवाल करने संबंधी अपनी जिम्मेदार रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, प्रदर्शनकारी किसानों के शिविर पर हमले की एसआईटी जांच की मांग, केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को हुए कथित मामले की विशेष जांच दल से स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को बृहस्पतिवार को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार के गृह विभाग और अलीपुर पुलिस थाने, जिसके अधिकार क्षेत्र में घटनास्थल आता है, को नोटिस जारी किया और उनसे याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसानों के शिविर पर 29 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात पुलिस कर्मियों की मदद से और उनके मार्गदर्शन पर हमला किया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि अलीपुर पुलिस थाने में असामाजिक तत्वों और मामले में कथित तौर पर संलिप्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मामले की उचित जांच के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में एसआईटी द्वारा मामले की स्वतंत्र जांच के अलावा घटनास्थल पर लगे पुलिस कैमरों में कैद घटना की वीडियो फुटेज को संरक्षित रखने का अनुरोध भी किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए विवाद में घिरे यूपी के मंत्री, विपक्ष का सवाल, 1.25 करोड़ की जमीन 20 लाख में कैसे खरीदी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर महंगी जमीन को बेहद कम दाम में खरीदने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 1.25 करोड़ की जमीन महज 20 लाख रुपए में खरीदी है। सपा नेता सुनील कुमार यादव और आप सांसद संजय सिंह ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को आड़े हाथ लिया है। इन्होंने ट्विटर पर 4 रजिस्ट्री की फोटो शेयर कर दावा किया है कि जमीन की रजिस्ट्री सतीश द्विवेदी और उनकी मां के नाम पर है। उनका आरोप है कि जमीन मार्केट रेट से कम दाम पर खरीदी गई है। सुनील कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि सतीश द्विवेदी ने अपने और अपनी मां के नाम पर महंगी जमीनों को बेहद कम कीमत पर खरीदा। उनका आरोप है कि एक जमीन की कीमत 65.45 लाख रुपए थी, जिसे 12 लाख रुपए में खरीदा गया है। वहीं एक जमीन की मार्केट
मार्केट वैल्यू 1.26 करोड़ रुपए थी, जिसे महज 20 लाख रुपए में खरीद लिया गया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गरीब का हक मारकर EWS कोटे के तहत अपने भाई की फर्जी नियुक्ति कराने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ईमानदार बेसिक शिक्षा मंत्री जी करोड़ों की जमीन 20 लाख में बेनामा कराने का भी हुनर रखते हैं। अब समझ में आ रहा है कि भाई ने इस्तीफा क्यों दिया। योगी जी, आपके मंत्री कब इस्तीफा देंगे? वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते लिखा, क्या आपको 1,26,29,000 की जमीन 20 लाख में चाहिए तो आदित्यनाथ जी की सरकार में मंत्री बन जाइए। आपको बता दें कि भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति के बाद मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी विवादों में घिरे गए थे। हालांकि उनके भाई ने अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने बताया कि मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 21 मई को पदभार ग्रहण करने वाले अरुण कुमार द्विवेदी का इस्तीफा तत्काल मंजूर कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल साइट के इस्तेमाल पर कंपनी और सरकार आमने सामने। रविशंकर प्रसाद ने कहा, साधारण यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के लिए बनाई गई सरकार की नई नीति पर बवाल बढ़ रहा है। इस मामले में सोशल मीडिया ने कोर्ट का रुख किया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पूरे मामले पर जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद ने सोशल नेटवर्किंग साइट कू का इस्तेमाल किया है। यह देशी नेटवर्किंग साइट उन सारे नियमों का पालन करती है जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने लिखा है, सरकार निजता के अधिकार का पूरी तरह से सम्मान करती है। इन नए नियमों से व्हाट्सएप के साधारण यूजर्स को परेशान नहीं होना चाहिए। हम बस नए नियमों के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि अगर कोई मैसेज कहीं से भेजा गया है और उससे हिंसा होती है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई पता लगा सके। नए नियमों के आधार पर सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक ऑफिस लेना होगा। इसमें नोडल अधिकारी की तैनाती करनी होगी जो सरकार और लोगों की परेशानियों का हल कर सके। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि इन नए नियमों के माध्यम से हिंसा, घृणा फैलाने वाला संदेश न फैले, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में आसानी हो। इन नियमों के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचा कर रखा जा सके, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सके। सरकार अपनी आलोचनाओं से डरती नहीं है, यह सबका अधिकार है और सरकार इसे स्वीकार करती है। रविशंकर प्रसाद को इस संबंध में आकर अपनी बात इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के नए फैसले को आम लोगों की कई अहम जानकारियां सोशल साइट के पास होंगी, जिसमें उनके निजी बातचीत, मैसेज जैसी कई अहम चीजें शामिल हैं। कंपनियां इसे निजता का हनन मान रही है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह जरूरी है। इस मामले को लेकर ही व्हाट्सएप की ओर से बुधवार को भारत सरकार की ओर से लागू नए नियमों का विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि व्हाट्सएप पर चैट के दौरान सारे मैसेज एन्क्रिप्टेड होते हैं और उनका खुलासा करना प्राइवेसी का उल्लंघन करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिखर गया किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले, हमारे गेहूं कट गए, अब हम फ्री है, बता दो भीड़ घटाएं या बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर किसानों ने आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर काला दिवस मनाया। बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे लहराए। काले झंडे लहराने की खबर पंजाब के गाँव से भी मिली है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आंदोलन कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है, बस वह टीवी चैनलों और अखबारों में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया वाले आंदोलन को कवर करने आते ही नहीं हैं। एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में टिकैत ने कहा कि हालत यह है कि प्रेस का ज्यादातर हिस्सा तो भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, सरकार सवाल नहीं पूछती, वह तो टीवी के एंकर पूछते हैं। किसान नेता ने अफसोस जताया कि इक्का दुक्का चैनलों को छोड़ दे तो मीडिया के लोग अब 4 महीने बाद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि आंदोलन बिखर गया है और किसानों का जमावड़ा बिखर गया है। टिकैत ने कहा कि विरोधाभासी बात तो यह है कि आंदोलन को लेकर एक तरफ तो कहा जाता है कि किसान लौट रहे हैं, फिर अगले ही पल यह कहा जाने लगता है कि इस विकट कोरोना काल के खतरों को बढ़ाते हुए लाखों किसानों का जमावड़ा कर लिया गया है। हमसे कहते हैं कि कोविड के संक्रमण का खतरा है, भीड़ कम करो। इस स्थिति पर तंज कसते हुए टिकैत ने कहा कि हमको मीडिया वाले और सरकार बता दे कि वे चाहते क्या हैं, बता दे कि हम भीड़ बढ़ाएं या घटा दें। हाल फिलहाल हमें कोई खास काम नहीं है, गेहूं और दूसरी फसलें कट गई हैं और हम फ्री हो गए हैं। क्या काला दिवस मनाने से भीड़ नहीं बढ़ रही? इस आरोप से कतई इनकार करते हुए टिकैत ने कहा कि काला दिवस मनाने से भीड़ नहीं बढ़ेगी। जो यहाँ मौजूद हैं वे यहीं पर काले झंडे लहराएंगे और जो किसान गांव में हैं वे यही काम अपने गांव में रहकर करेंगे। एक सवाल के जवाब में किसान नेता ने कहा कि कोरोना के इलाज की दवाएं अगर सरकार तिजोरी में बंद कर लेगी तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि रोटी भी तिजोरी में बंद की जा सकती है। उन्होंने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि कोविड संक्रमण फैलाने में किसान आंदोलन की कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, ठीक
ठीक है, अभी 6 महीने ही तो हुए हैं, हमने तो आने वाली बारिश के लिए अभी से शेड डालने शुरू कर दिए हैं। किसान तो आंदोलन को 2024 तक खींचने को तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन संकट, जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी ने वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, देश में कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में दर्जनों वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखकर वैक्सीन की कमी पर सरकार पर हमला बोला है। जिम्मेदार कौन शीर्षक से उन्होंने पहले कुछ तथ्य पेश किए हैं और फिर 3 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर अब बस मोदी जी की फोटो ही है, बाकी सारी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी गई है। आज राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी होने की सूचना भेज रहे हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, आज भारत की 130 करोड़ की आबादी के मात्र 11% हिस्से को वैक्सीन की पहली डोज और मात्र 3% हिस्से को फुल वैक्सीनेशन नसीब हुआ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।